अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स बिजनेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में आज एक और चैप्टर लेकर आए हैं। मार्केटिंग मिक्स पढ़ रहे थे हम, और मार्केटिंग मिक्स के अंदर हम आज प्लेस की बात करेंगे। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए हम पढ़ चुके हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है हमने देख ली। आज प्लेस की बात करेंगे, छोटा सा टॉपिक है। ये भी मार्केटिंग डिसीजन है कि कैसे प्रोडक्ट बिकेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे बिक सकता है। तो सबसे पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं? एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर ने बनाया, डायरेक्ट कंज्यूमर को भेज दिया। एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है प्रोड्यूसर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। उसके बाद एक ऑप्शन होता है प्रोड्यूसर से एजेंट, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। कव्वे वाली कहानी हो गई। कव्वे वाली कहानी थी ना, शुरू में खाली पानी, फिर बर्तन और पानी, फिर मिट्टी, बर्तन और पानी। वो ओल्ड मैकडोनल्ड से भी होता है ना ऐसा। ओल्ड मैकडोनल्ड हेडा फार्म में भी तो ऐसे ही होता है ना। तो सबसे पहले बस ये है, ये खत्म हो गई बात। समझ में आ गई? चैप्टर बंद कर दें अब्दुल्ला भाई, बुक बंद कर दें, बुक बंद कर दें। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर डायरेक्टली एडवांटेज क्या है, क्या फायदा है? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर डायरेक्ट बेचने का क्या फायदा होगा, आपका क्या ख्याल है? अगर प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहा है, इसका क्या फायदा हो सकता है? मिडिल में जितने लोग आते हैं, जी, मिडिल मैन का प्रॉफिट नहीं होगा इसमें, जिसकी वजह से प्राइस कम करना आसान होगा। ठीक है, हमको लगता है ऐसा, हमको ऐसा लगता है। मिसाल के तौर पे मैं कराची में बैठा हूँ, मैं कराची में बैठ के ही माइक बेचता हूँ डायरेक्ट कंज्यूमर को। तो अगर तो मेरे पास चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि मैं कंज्यूमर तक पहुँच सकता हूँ पूरे पाकिस्तान में, तो पहले मैं डायरेक्ट बेच दूँ, ज़्यादा आसान है। या ये बेहतर है कि मेरे हर शहर में कुछ एजेंट्स हों जो कि मुझसे सामान लेते हैं और आगे बेचते हों। तो आपको ही कंपेयर करना पड़ेगा। हर दफ़ा एक जैसा जवाब नहीं है, हर प्रोडक्ट के लिए एक आंसर नहीं है कि जी सस्ता ही पड़ेगा, हमेशा हर सुबह सस्ता ही पड़ेगा। ब्रास प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जिसको कि बेहतर है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसका बड़ा कर लें, तब सस्ता ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है। तो लेकिन बहरहाल अगर आप बेसिक बात करें तो प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर में आपका एजेंट की फ़ीस, आपके होलसेलर की का प्रॉफिट, रिटेलर का प्रॉफिट, ये ख़त्म हो जाता है। और इसके लिए आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप जो मेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेल कर सकते हैं, तो फिर वही प्रोडक्ट यूज़ हो सकते हैं, इसमें डायरेक्टली इस तरह से पहुंचाए जा सकते हैं। कस्टमर फीडबैक डायरेक्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, चलें। अगेन डिपेंड करता है कि अब लाहौर में किसी ने मंगा लिया मुझसे, तो मैं यहाँ से भेजूँगा कैसे? तो फिर तो करीब करीब ही हो तो मैं बेच सकता हूँ।
दूर के बंदे को तो नहीं भेज सकता मैं खुद से, ये भी क्वेश्चन है। नहीं, कोरियर मिडिल मैन नहीं है। कोरियर का सेलिंग से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो सिर्फ हम एक सर्विस दे रहे हैं पहुंचाने की। कोरियर मिडिल मैन नहीं है। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं पहले वो बात करते हैं, फिर मैं इसकी मज़ीद तफसील में जाता हूँ। सबसे पहले, हर प्रोडक्ट को मेल नहीं कर सकते आप। हर प्रोडक्ट को मेल नहीं कर सकते। हर प्रोडक्ट कंज्यूमर बगैर देखे लेगा नहीं, बगैर टेस्ट किए, ट्राई किए, साइज चेक किए नहीं लेगा। तो हर प्रोडक्ट के लिए प्रैक्टिकल नहीं है ये कि आप उसको डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच सको, क्योंकि कंज्यूमर कहाँ कहाँ से आएंगे आपके पास? पूरे पाकिस्तान से लोग आपके पास कैसे आएंगे? आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, तो फिर अपना रिटेल आउटलेट खोलना पड़ेगा। अपना रिटेल आउटलेट खोल लिया तो रिटेलर आ गया ना बीच में, प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट कंज्यूमर को भेज दिया। ये हर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। अगर कोई प्योरली ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है जो कि लोग उसके साथ एडजस्ट हो गए कि वो चीज़ हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तो ये चल जाता है। लेकिन हर सूरत में प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ सूरतें ऐसी हैं जिसमें कि इम्प्रैक्टिकल होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि कुछ सिचुएशंस में थ्रू मेल किसी प्रोडक्ट को सेंड करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। इसकी आसान सी मिसाल है, आप दराज से कुछ मंगाएं या जाके खरीद लें, कौन सा सस्ता पड़ता है? जाके खरीदना सस्ता पड़ता है। प्रोडक्ट प्राइस के हवाले से देखें तो सस्ता पड़ता है। और अगर आपने 10 काम निपटाने जा रहे थे, बीच में से एक प्रोडक्ट भी वो ले लिया, तो आपको तो कॉस्ट ही कुछ नहीं पड़ी। दराज से मंगाएंगे, घर पे लाके तो देगा वो, लेकिन उसको अपनी चार्ज करेगा आपको। एक तो आपको डिलीवरी चार्जेस चार्ज करेगा, उसके अलावा भी प्रोडक्ट मार्केट से महंगा होगा थोड़ा सा, हमारे मुल्क में तो खास तौर पे। ठीक है। अच्छा, ज़रा मिसाल तो लीजिए कि ये प्रोडक्ट टू प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर कौन सा गुड ऐसा है जो बिकता है? किसी के पास मिसाल है? सवाबाजी, क्या मिसाल है? प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहा हो। चले, हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, रेस्टोरेंट बिजनेस है। इम्तियाज खुद रिटेलर है, वो भी रिटेल कर रहा है। डायरेक्ट जहाँ प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से जाके कंज्यूमर नहीं ले रहा, बल्कि उसने मुख्तलिफ आउटलेट्स खोल दिए हैं अपने। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि जे डॉट है ना, तो जे डॉट भी डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में नहीं आएगा, प्रोड्यूसर से रिटेलर से कंज्यूमर में आएगा। वाटर फिल्टर प्लांट वाला जो है वो छोटा सी दुकान होती है, प्रोड्यूसर डायरेक्ट उससे भर लेता है, कंज्यूमर डायरेक्ट उससे आके ले लेता है। लेकिन वो बड़ा नहीं कर सकता अपने काम को, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है डिस्टेंस की वजह से। लोग उतनी दूर आके लेना नहीं चाहते, तो उनको फ्यूल कॉस्ट बहुत पड़ती है। ठीक है। और होम कुकिंग, कुकिंग में आ गया ना सारा, कुकिंग टाइप का कोई भी डिलीवरी काम हो गया वो हो जाता है डायरेक्ट प्रोड्यूसर से। हाँ, अच्छा, इसमें इन्होंने कहा आईटी सर्विसेज, सवाल भाई ने आईटी सर्विसेज का। आईटी सर्विसेज में डिपेंड करता है। देखिए देखिए, प्रोड्यूसर टू डायरेक्ट कंज्यूमर का एक ऑप्शन ये भी है कि प्रोड्यूसर टू डायरेक्ट प्रोड्यूसर भी चीज़ बिके तो यही चैनल कहलाएगा। यानी टू मेंबर चैनल है ये, टू एलिमेंट्स हैं इसमें, खाली एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर था, या प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर भी आ गया तब भी ये टू मेंबर चैनल ही रहा। जैसे कि आप बनाते हैं गाड़ी के शीशे और टोयोटा आपसे खरीदती है, तो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में चला गया, एक्चुअली प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर गया, लेकिन यही टू मेंबर ही रहा इसमें। तो इस तरह से जो आईटी कंपनीज है नॉर्मली कंज्यूमर को नहीं बेचती है। आईटी कंपनीज है प्रोड्यूसर को ही सर्विसेज देती हैं, तो प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर में सिंगल यानी टू मेंबर चैनल हो गया है, बात समझ में आती है। आईटी कंपनीज आमतौर पर जब कंज्यूमर को अप्रोच करती हैं तो किसी मिडल मैन के थ्रू करती हैं। जैसे कि प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर ये होलसेल या रिटेल स्टोर कहलाएगा, कि जहाँ से कि आप मार्केट प्लेस से जाके इनकी ऐप्स खरीदेंगे, ये ऐप्स को अपने चार्ज कर लेंगे। कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जिनसे आप डायरेक्ट परचेज करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट से आप कोई चीज़ लेते हैं, आप डायरेक्ट उनसे परचेज कर लेते हैं, प्ले स्टोर के थ्रू बीच में से नहीं गुजरता।
अपना अपना स्टोर ले लें। ठीक है, तो बहरहाल ये कुछ मिसालें आ गई, लेकिन ये हर चीज़ अप्लीकेबल नहीं है। दूसरा जो जो हमारा चैनल बहुत मशहूर चैनल है, प्रोड्यूसर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, इसके क्या एडवांटेजेस हैं? एग्जाम्पल ही बताइएगा, एडवांटेज बताइएगा। एग्जाम्पल एक्चुअली मैं बाद में इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब आप एग्जाम्पल बताएंगे तो अक्सर गलत होंगी। तो पहले हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं। तो नंबर वन, उसका नेटवर्क ब्रॉड हो जाएगा, रीच ब्रॉड हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है सफिया बाजी? रिटेलर को इंट्रोड्यूस करवाने से नेटवर्क ब्रॉड हो जाएगा, रीच ब्रॉड हो जाएगी, इसका क्या मतलब हुआ? पहले आप कोरंगी में बना रहे थे, कोरंगी के आसपास के लोग ले रहे थे, अब आप जब बना रहे हैं आपने रिटेलर्स को भी बेचना शुरू कर दिया, तो रिटेलर तो पूरे शहर में बैठे हुए हैं, वो सब आपका प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बात समझ आ रही है? शान फूड कहाँ बनता है? जहाँ भी बनता है बिकता पूरे मुल्क में, तो रिटेलर्स की वजह से उनको एडवांटेज हो गया। ठीक है, रिटेलर से आपका नेटवर्क, आपकी रीच इंप्रूव हो जाती है, और रिटेलर से क्या फायदा होता है? डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचने के मुकाबले में सामान बेचने की कॉस्ट कम लगती है, क्योंकि हर हर कंज्यूमर का जो कि घर तक पहुंचाना प्रोडक्ट, अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे थे तो ये हर एक का अलग से चार्ज होगा। एक ही महीने में 5 दफा प्रोडक्ट गया, 5 दफा अलग अलग चार्ज होगा। ऐसे ही है ना, आज एक ने लिया, कल दूसरे ने लिया, परसों तीसरे ने लिया, 5 लोगों ने एक ही महीने में अलग अलग दिनों में लिया, 5 दफा अलग अलग चार्ज होगी ये कॉस्ट। लेकिन अगर उस इलाके की एक दुकान पे मैंने लिया के रखवा दिया तो एक दफा चार्ज हुई, बाकी सबने वहां से उठा लिया। तो बीच में रिटेलर को डालने से फायदा हुआ कि आपका प्रोडक्ट। दूसरी तीसरी बात ये कि ब्रेक बल्क हो गया। मतलब ये कि आपने सोचा था भाई मैं इतनी बड़ी प्रोडक्शन करता हूँ, बड़े बड़े पैकेट्स में बेचता हूँ, मेरे जो है वो साबुन के 10 डब्बे का एक पैकेट है, ऐसे 12 12 डब्बों का पैकेट बेचता हूँ मैं। 10 साबुन का एक डब्बा है, और ऐसे 12 डब्बों का एक कार्टन है, तो 120 साबुन एक साथ बेचता हूँ मैं। कोई कंज्यूमर क्यों लेगा? कंज्यूमर 120 साबुन एक वक्त में क्यों लेगा? रिटेलर लेगा, लेकिन रिटेलर लेगा, ब्रेक बल्क करेगा, आपके बल्क को ब्रेक करेगा, डब्बा खोलेगा, एक एक करके बेचता रहेगा, वो बेचता रहेगा एक एक करके आराम से, उसको भी फायदा है, आपका भी एक साथ बिक गया। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन रिटेलर के पास होता है। अच्छा, ब्रेक बल्क का जो असल काम है ना, वो अभी अगले चैनल में आएगा। ब्रेक बल्क का असल काम होलसेलर के पास होता है। आमतौर पर रिटेलर बल्क में नहीं उठाते, आमतौर पे छोटे रिटेलर्स बल्क में नहीं उठाते। आप उनसे कहें ना 120 साबुन एक साथ ले लो, लेकिन यार सारे आप ही कंपनी के ले लिए तो फिर दूसरे के भी तो लेने हैं हमें, तो आप हमें 10 ही दे दो, बस 15 ही दे दो बस। तो रिटेलर आमतौर पे ब्रेक बल्क नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने रिटेलर ब्रेक बल्क इसलिए लिख दिया कि दो तरह के रिटेलर होते हैं, छोटे स्मॉल स्केल रिटेलर भी होते हैं, लार्ज स्केल रिटेलर भी होते हैं। लार्ज स्केल रिटेलर ब्रेक बल्क कर लेते हैं आपका। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है? वही जो उसका एडवांटेज था, वो मसला खत्म हो गया, डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म हो गया, आपका कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म हो गया। ये पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जाहिर है, अब अगर डायरेक्ट सेलिंग के बाद एक बीच में प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक एंटिटी आ गई है, तो प्रॉफिट उसको भी देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि प्राइस थोड़ी सी बढ़ सकती है, प्रोडक्ट की प्राइस ही बढ़ सकती है। सबसे मशहूर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो है प्रोड्यूसर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। सबसे मशहूर है। ऐसा क्यों है? होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो बल्क में बनाता है, बल्क में बेचता है, स्टोर करके नहीं रखना चाहता। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? सवाबाजी। क्या करता है प्रोड्यूसर? बल्क में बनाता है, बहुत सारा एक साथ बनता है, एक चले चले आ रहे हैं उसके बल्क, चले चले आ रहे हैं, बल्क में बनाता है और अपने पास स्टोर नहीं रखना चाहता।
अपने हाथ से निकाल देना चाहता है। ऐसी सूरत में अगर बेचने वाला सिर्फ यही सोचेगा कि मैं एक कंज्यूमर को एक दूंगा, दूसरे कंज्यूमर को एक दूंगा, तीसरे कंज्यूमर को एक दूंगा, तो कितना खरीद लेगा वो आपसे। लेकिन एक ऐसा खरीदने वाला जिसने उनको बेचना है जिन्होंने आगे बेचना है, ऐसा खरीदने वाला कहता है कि भाई मैं बैक वक्त कम से कम 12, 20, 25, 50 तो बेचूंगा। मिसाल के तौर पे आप ये रजिस्टर लेके बैठे हैं, उर्दू उर्दू का आपके पास मैं लेके आया था रजिस्टर। ये रजिस्टर अगर आप मार्केट से खरीदते हैं, रिटेलर आपको ये रजिस्टर 250 रुपये का देता है लेट्स सपोज। होलसेलर के पास जाते हैं तो होलसेलर यही रजिस्टर जो है वो 200 का दे देता है। क्यों 200 का दे देता है? होलसेलर ये डिमांड करता है कम से कम भी आप मुझसे 2 डजन लेंगे तो ये प्राइस होगी, वरना मैं आपको एंटरटेन ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे पास स्टॉक के बंडल के बंडल पड़े हुए हैं, तो मैं आपको एक एक निकाल के नहीं दे सकता। उसने स्टॉक के बंडल क्यों खरीदे हुए? क्योंकि प्रोड्यूसर को इसी में फायदा है कि वो लमसम बहुत सारा बनाए और होलसेलर को बेच दे, और होलसेलर जो है वो इलाके वाइज बैठा हो। 2 तरह के होलसेलर होते हैं, एक होलसेलर वो होते हैं जो मार्केट वाइज बैठे होते हैं, एक होलसेलर वो होते हैं जो इलाके वाइज बैठे होते हैं। इलाके वाइज से मुराद क्या हुई कि आपने कहा कि मैंने 4 जगह की होलसेलिंग उठा ली है, जैसे कि मिसाल के तौर पर डालडा करता है। डालडा ने कराची को जो है वो 6 जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, और हर जोन का एक होलसेलर बिठा दिया। वैसे तो वो एजेंसी के थ्रू करते हैं, लेकिन चलें आप उसको होलसेलर समझ लें। एक होलसेलर बिठा दिया, इस होलसेलर ने डालडा का माल स्टॉक किया बड़ी तादाद में, पूरा घर भर दिया डालडा के डब्बों से। अब ये अगर गुलशन इकबाल का होलसेलर है, तो अब गुलशन इकबाल के होलसेलर ने जो है वो गुलशन इकबाल के जितने भी रिटेलर ने उनको एंटरटेन कर लिया, ठीक है। सारे रिटेलर जिस होलसेलर से उठा लेंगे, नाजमाबाद का रिटेलर होलसेलर है, नाजमाबाद का तो ये एरिया वाइज भी होता है, मार्केट वाइज भी हो सकता है कि जी, जैसे कि मैंने कहा कि उर्दू बाजार एक ऐसा प्लेस है जहाँ सारे शहर के स्टेशनर्स आके वहां से खरीद लेते हैं। तो मार्केट के हिसाब से आपने मेन मार्केट्स में बिठा दिया, लोग आके वहां से खुद खरीद के ले जाते हैं, ठीक है। तो होलसेलर जो है वो एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, और इसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन है एजेंसी जो है। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लोर कर लेते हैं कि होलसेलर में और एजेंसी में क्या फ़र्क है। ये बात समझ में आ गई कि होलसेलर का क्या काम है कि वो मैन्युफैक्चरर से बहुत सारा उठा लेता है, और होलसेलर खुद भी रिटेल कर लेता है बाज़ औक़ात। अगर उसके पास ज़्यादा वर्कफोर्स होती है, तो आप कभी गए होलसेल मार्केट से कोई चीज़ खरीदी है आपने? ये जो होलसेलर थे, इन्हीं ने जब रिटेल के बिजनेस को देखा तो इन्होंने कहा कि यार हम रिटेलर तो बहुत बेहतर प्राइस से बेच रहा है, मैं जो हूँ वो 100 रुपए के एक दर्जन भर बेच रहा हूँ 100 रुपए पर पीस के हिसाब से, रिटेलर यहाँ से लेके जाता है 120 के हिसाब से बेच देता है, मैं क्यों नहीं 120 के हिसाब से बेच सकता? तो बहुत से होलसेलर ने भी जो है ना शुरू किया कि डायरेक्ट कंज्यूमर को भी उन्होंने एंटरटेन करना शुरू कर दिया। आप एक लोगे तो 120 का मिलेगा, दर्जन लोगे तो 100 का मिलेगा। तो ये करके उन्होंने कर दिया। हाँ, तो इसी से सुपर मार्केट जन्म में आई, जो आपकी हाइपर मार्केट होती है, बड़ी मार्केट होती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप यूनिट्स में लोगे एक एक करके तो उसके रेट अलग होंगे, और बल्क में लोगे तो उसका रेट अलग होगा। और ये आपको नजर आता है, आप वो पेप्सी का पूरा कार्टन उठा लो तो उसका अलग रेट है, एक एक उठा लो तो अलग रेट होता है। लेकिन ये हर रिटेलर, बड़ा रिटेलर ऐसा नहीं कर रहा। बहुत से रिटेलर ऐसे हैं कि आप सिंगल लें तब भी इतने का है, पूरा डब्बा ले लें तब भी उतने का ही, तो वो तो रिटेलर ही चला रहा है। लेकिन कुछ होलसेलर का काम भी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो होलसेल रिटेल मिक्स का काम कर रहे हैं। लेकिन जो प्योर होलसेलर है वो आपको सिर्फ बल्क में देगा, वो यूनिट खोल के नहीं देगा, इसलिए कि उसको इतना ज़्यादा बेचना है अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए कि अगर एक एक बेचना शुरू कर देगा तो उसको नुकसान होगा स्टॉक को होल्ड करने का, ठीक है। होलसेलर, मैंने बताया कि होलसेलर का एडवांटेज ये है कि कंज्यूमर के रिटेलर को जो है वो सब रिटेलर्स को जाके प्रोड्यूसर के पास खुद नहीं पहुंचना पड़ता, या प्रोड्यूसर को खुद एक एक रिटेलर के पास नहीं जाना पड़ता। एक और बहुत बड़ा मसला है रिटेलर का, रिटेलर भाई जो है वो लेते हैं उधार पे सामान। ये बात आपको पता है? रिटेलर उधार पे सामान लेता है, कहता है रिटेलर शॉप के कितने मजे हैं, दुकान लगा ली मैंने, मेरे पास कस्टमर आते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, सभाबाजी अपना पेन यहाँ रखवाओ,
ये पेन बिकेगा तो आपके पैसे वापस कर दूंगा, तो मेरी कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई फिर कोई। ठीक है, सिर्फ मैं रोलिंग के पैसे ले रहा हूँ, रोलिंग करता हूँ और पैसे मुझे मिल जाते हैं। मैं इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम कर रहा हूँ उसके अंदर, खासतौर पर ऐसी चीज़ें जो कि मार्केट में बहुत हाई इन डिमांड है, उस पर तो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। लेकिन कोई कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट बेचने आती है तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कंपनी से कहता हूँ प्रोडक्ट रखवा दो, बिक गया तो पैसे दे दूंगा आपको। ठीक है, तो यूं होलसेलर के जो है ये क्रेडिट फैसिलिटी भी रिटेलर को होलसेलर ही देता है, कंपनी नहीं दे सकती, क्योंकि कंपनी को रोज मैन्युफैक्चर करना है, वहां से अपने अपने सप्लायर्स को पैसे पे करने हैं, वहां से अपने लेबर को पैसे पे करने हैं, कंपनी को अपने बहुत सारे काम करने हैं। कंपनी की इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन के लिए है, होलसेलर की इन्वेस्टमेंट इस ट्रेड के लिए, इसलिए होलसेलर जो है वो रिटेलर को लोन दे देता है, क्रेडिट दे देता है, कहता है ये पकड़ो सामान, मुझे 2 हफ्ते में पेमेंट कर देना। तो जैसे मिसाल मैंने आपको दी कि इन्होंने जोन बनाए हुए, हर जोन का जो होलसेलर है, जिसको कि ये लोग एजेंट भी कहते हैं, एजेंसी भी कहते हैं, हालांकि एजेंसी टेक्निकल टर्म्स में जो है वो इंटरनेशनल सेलिंग में इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पे आप समझ लें, चलें इस तरह से कि हर इलाके का जो होलसेलर है वो अपने इलाके के सारे रिटेलर्स को जानता है, कि इन केस ऑफ डालडा, ठीक है, अब लोग डालडा, रिटेलर डालडा की होलसेलर से जाके रिटेलर खरीदता नहीं है, बल्कि होलसेलर डालडा पहुंचाता है रिटेलर के पास। एक गाड़ी चलती है इसकी, और पहले गाड़ी चलती है, पहले बाइक पे जाता है इनका एजेंट, जाके होलसेलर का एजेंट हर दुकान से ऑर्डर बुक करता है, आप कितने लोगे, आप कितने लोगे, आप कितने लोगे, आप कितने लोगे, ठीक है जी ऑर्डर बुक हो गया। उसके बाद ये वापस आके आपका फैक्ट्री में गाड़ी, उसको होलसेल गोदाम में जाके गाड़ी वाले को बताता है कि इस दुकान वाले ने इतना बुक कराया, इसको दे के आ जाओ, दे के आके डिलीवरी ऑर्डर ले आना। पैसे नहीं देगा वो अभी, पैसे कब देगा, पैसे अगले महीने देगा, 1.5 महीने बाद देगा, जो भी आपका उसके साथ क्रेडिट लाइन सेट हुई है। तो होलसेलर जो है वो क्रेडिट भी अवेलेबल करके देता है रिटेलर को। तो इस पूरे प्रोसेस में होलसेलर के आने से क्या फायदे हुए और क्या नुकसान आते हैं, ये पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं जल्दी से। होलसेलर की वजह से एक तो रिटेलर का स्पेस भी बच गया और प्रोड्यूसर का स्पेस भी बच गया। प्रोड्यूसर को भी अपने पास स्टॉक नहीं रखना पड़ा, रिटेलर भी स्टॉक बड़ा नहीं रखता, होलसेलर से बार बार लेता रहता है। फिर होलसेलर जो है वो ब्रेक बल्क करता है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर का बल्क में बिक जाता है और रिटेलर को यूनिट्स में मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिस जो दोनों साइड्स पे इसका एडवांटेज है। फिर क्रेडिट की बात हो गई, मैंने कहा क्रेडिट देता है होलसेलर, रिटेलर को क्रेडिट देता है, होलसेलर खुद डिलीवरी कर देता है रिटेलर तक। और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं होलसेलर के बीच में पड़ने के? नंबर 1, एक बड़ा होलसेलर जो है उसके बिजनेस की प्राइस है, तो जब जब भी कोई एक चैनल के अंदर मजीद एलिमेंट ऐड होगा तो प्राइस में इजाफा हो जाएगा। फिर नंबर 2, होलसेलर जो है वो हर तरह का प्रोडक्ट नहीं रखता, ऐसा हो सकता है होलसेलर सिर्फ वही प्रोडक्ट रखे जो उसमें उसको फायदा ज्यादा नजर आ रहा हो, तो तो प्रोड्यूसर की पूरी रेंज नहीं अवेलेबल होगी। आप इसको देखिएगा कभी कि एक एक कंपनी है वो 5 चीजें बनाती है, उसकी 3 ही चीजें मिलती हैं मार्केट में, 2 चीजें बहुत ढूंढने से मिलती हैं, इसलिए कि उसकी वो 3 चीजें बहुत ज्यादा रनिंग आइटम है। होलसेलर कहता है मैं रनिंग आइटम ही रखूंगा, नॉन रनिंग आइटम रख के मैं अपनी जगह को खत्म क्यों करूं, इसके बजाय 10 और रनिंग आइटम में रख लेता। तो ओनली रनिंग आइटम विल बी अवेलेबल। तो ये एक प्रॉब्लम होलसेलर की वजह से आता है। फिर एक चैनल बढ़ने की वजह से कंपनी से निकला, होलसेलर के पास गया, होलसेलर के पास से रिटेलर के पास गया, रिटेलर के पास से कंज्यूमर के पास गया, तो जो फ्रेशनेस है प्रोडक्ट की, लाइफ है, वो काफ़ी सारी तो रास्ते में कंज्यूम हो जाती है। अगर प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 1 महीने है तो प्रोड्यूसर से रिटेलर तक और रिटेलर से कंज्यूमर तक पहुंचने में शायद उसको 20 दिन लग जाए, तो फिर कंज्यूमर सिर्फ 10 दिन की शेल्फ लाइफ इस्तेमाल करेगा। ठीक है, फिर ऐसा हो सकता है कि होलसेलर की दुकान दूर हो, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। एक एडवांटेज ये भी है होलसेलर का कि एक होलसेलर मल्टीपल प्रोड्यूसर का माल रख सकते हैं अपने पास, ये भी एक एडवांटेज है।
कि एक होलसेलर, सपोज होलसेलर सर्फ का होलसेलर है, कन्फेक्शनरी आइटम्स का होलसेलर है, टॉफीज का होलसेलर है, तो वो हर कंपनी की टॉफियाँ रख लेगा, तो ये एडवांटेज में आता है। एजेंसी क्या होती है? जब किसी मुल्क में आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं, आपकी फैक्ट्री जो है बांग्लादेश में बेचना पाकिस्तान में चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं खुद नहीं जाना चाह रहा, अपनी कंपनी का की एक और ब्रांच पाकिस्तान में नहीं खोलना चाह रहा, इधर लीगल रीजंस हैं और बहुत सारे मसले होते हैं दूसरे मुल्क में अपनी कंपनी खोलने के, फैक्ट्री खोलने के। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में बेचना चाहता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान में लीगली बेचना चाहता हूँ, लेकिन मैं फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता, तो मैं पाकिस्तान में अपना एक एजेंट रख लूंगा। एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं इसको, या दो एजेंट्स रख लूंगा, दो डिस्ट्रीब्यूटर्स रख लूंगा रीजन वाइज, ये नॉर्थ रीजन का है, साउथ रीजन का है, कराची रीजन का है, पंजाब रीजन का। तो ये एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर रख लूंगा मैं, इनके थ्रू होलसेलर को बिकेगा, होलसेलर के थ्रू रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर के थ्रू जो है कंज्यूमर को मिलेगा। ठीक है, बात समझ आती है? एजेंट क्या होता है? एजेंट किसी दूसरे एरिया, किसी दूसरे मुल्क में अगर आप अपना पूरा नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप किसी को अपना एजेंट के तौर पे अपने बिहाफ पे खड़ा कर लेते हैं, बाकी सारा कुछ वही सिलसिला रहता है। तो अब वो जो पीछे हमने होलसेल वाले सिलसिले पढ़ा था, कुछ वैसे ही होगा, बस एक बीच में एजेंट जो उस मुल्क में आपका आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इससे क्या होता है कि लीगल काम रहता है, किसी मुल्क में आपने अपना एजेंट नहीं बनाया, तो उस मुल्क में भी आपका प्रोडक्ट बिक रहा होता है, लेकिन प्रॉफिट डायरेक्ट आपको नहीं आ रहा होता, आपके पास जो है वो उस लेवल का प्रॉफिट नहीं आ रहा होता जो उस मुल्क से कमाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में आपकी प्रोडक्ट जो कि आप 200 की कराची में बेचते हैं, अमेरिका में 1000 की बिक सकती है। आप नहीं है अमेरिका में, ना आपका एजेंट है, कुछ बंदे हैं, रब्बार भाई हैं, अरूज बाजी, यहाँ से आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, अमेरिका में ले आके बेच देते हैं खामोशी से, और सारा प्रॉफिट अपनी जेब में डालते हैं एक्स्ट्रा। तो जब आप वहां पे अपना एजेंट खड़ा कर देंगे अमेरिका में, तो फिर कोई इलीगली उस प्रोडक्ट को आपकी मर्जी के बगैर नहीं बेच सकेगा, फिर आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर, सोल डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, आपकी मर्जी से बिक रहा है, तो फिर उसका प्रॉफिट का रेट भी, रिटर्न भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी चैप्टर की आखिरी डिस्कशन है कि कुछ मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़े, कुछ मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं, यानी कहाँ कहाँ बेचा जा सकता है सामान। एक है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है? डिपार्टमेंटल का मतलब, अच्छा हमारे यहाँ तो नाम कोई भी कुछ भी रख देता है, लेकिन टेक्निकल नाम है। डिपार्टमेंटल स्टोर का मतलब क्या है कि उस स्टोर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, मुख्तलिफ सेक्शंस होंगे, और मुख्तलिफ सेक्शंस में तरह तरह की चीज़ें रखी होंगी, जो कि लोग एज अ रिटेलर इसको परचेज करेंगे। इससे डिपार्टमेंटल स्टोर जो है कंज्यूमर को सेल करता है, किसको सेल करता है? अभी मैं आता हूँ ऐसा ऐसा, सभी के नाम नाम अलग अलग हैं, एक्चुअली टेक्निकली अलग अलग नाम है, कह सकते हैं, तो कहते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन जो सही नाम है मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ। तो डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए क्या शर्त है कि सेक्शंस हो, ये इनसाइड द सिटी होता है, शहर में होता है, बाहर, शहर से बाहर नहीं होता। ठीक है, सेक्शंस होते हैं और डायरेक्ट टू कंज्यूमर होता है ये। ठीक है, फिर एक और नाम है चेन स्टोर। अब चेन स्टोर मुझे पढ़ के सुनाएंगे अब्दुल्ला भाई। पेज नंबर 181 खोलिएगा अब्दुल्ला भाई, जरा थोड़ा सा बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाए, एंगेज हो जाए। चेन स्टोर भाईजान, ये पकड़िएगा, 181 पे देखेंगे जगह चेन स्टोर लिखा है, इसके बाद जवाब भाई पढ़ेंगे, फिर उरूश बाजी पढ़ेंगी, Chain फिर stores, शाहबाजी two or पढ़ेंगे। more stores which have the same name and the same characteristics. चेन स्टोर कब कहेंगे? जैसे कि चेज, चेन स्टोर है, जहां जहां चेज है, जहां बहुत सारी जगहों पे एक ही नाम से खोल दिया आपने, इसको चेन स्टोर का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, जवाब भाई, नेक्स्ट स्टोर का क्या नाम है? Discount stores. डिस्काउंट स्टोर्स क्या होते हैं? Retail stores offering a wide range of products, many branded products at discount prices. Often the product ranges are of similar types of products.
For example, electrical goods. नॉर्मली हमारे यहाँ इस तरह से डिस्काउंट स्टोर्स नहीं होते, बल्कि हमारे यहाँ सुपर मार्केट्स का ज़्यादा रिवाज है। डिस्काउंट स्टोर का के अंदर क्या होता है, नहीं, डिस्काउंट स्टोर के अंदर जो है वो एक टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं थोड़े से। जैसे इलेक्ट्रिक डिस्काउंट स्टोर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलेगा। जैसे ये टिम्बर डिस्काउंट स्टोर है, जैसे ये ग्रॉसरी डिस्काउंट स्टोर है। तो ये एक सर्टेन टाइप की चीज़ों को फोकस करके उस पर डिस्काउंट लगाते हैं, उन चीज़ों को बल्क में परचेज करते हैं और उसका डिस्काउंट स्टोर लगाते हैं। और नेक्स्ट क्या है, Superstores. सुपर स्टोर क्या होता है भाई? Very large out of town stores which sell a wide range of food and non-food products. अब देखें, ये बात समझना शुरू करें, ये आ गया अब आउट ऑफ टाउन। स्टोर जब आउट ऑफ टाउन जाएगा तो सुपर स्टोर वहां से शुरू होगा। आउट ऑफ टाउन क्यों होता है? दुनिया के बड़े बड़े शहरों में, शहर के बीच में इतना बड़ा स्टोर खोलने की जगह भी नहीं है, उनकी गाड़ियां पार्क करने की जगह नहीं है। तो फिर जब इस साइज का स्टोर हो गया ना, ये बड़ा स्टोर है, बहुत बड़ा स्टोर है, इस साइज का स्टोर खोलना है तो फिर आपको शहर से बाहर जाना पड़ेगा, शहर में अवेलेबल नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ तो वो, इसलिए आप जब वाकई सुपर स्टोर बाहर जाके देखते हैं, आप कहते हैं ओ ये होता है सुपर स्टोर, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता है। कहाँ पे? इस्लामाबाद में मेगा मॉल भी सुपर स्टोर नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो शहर के में है। सुपर स्टोर टेक्निकली शहर से बाहर होना चाहिए। और नहीं नहीं, आबादी में ही है ना जी, शाहबाजी। सुपर मार्केट, Retail grocery stores with सुपर मार्केट बतानी है अभी आपने, जी. क्या Retail होती है? grocery stores with dairy produce, fresh meat, packaged food and non-food departments. ठीक है, मार्केट है। सुपर स्टोर और सुपर मार्केट में थोड़ा सा फर्क होता है। सुपर स्टोर जो है वो आमतौर पे ज़्यादा जनरल आइटम्स रखता है, ज़्यादा बड़ी वैरायटी होती है, उसके अंदर टूल्स भी होंगे, उसके अंदर लकड़ी भी मिलती होगी, उसके अंदर जो है वो, यानी सुपर स्टोर इज बिगर, ह्यूज। सुपर मार्केट इज मोर फोकस्ड ऑन कंज्यूमर आइटम्स, जैसे इम्तियाज, जैसे कारफोर सुपर मार्केट है। आपको सुनने में आता है इम्तियाज सुपर मार्केट, लेकिन इसको शहर से बाहर होना चाहिए। आगे चलें, Independent retailers, ये तो छोटी सी बात है, एक छोटी सी दुकान है। हाँ, बोले बोले। single shops, often small, that offer a local personalized service. Prices are often high. ठीक है, नॉर्मल रिटेलर है जो गली के कोने पे मौजूद है, अकेला है, एक ही है, उसके चेन ऑफ कंपनीज नहीं है। जी, मेल ऑर्डर क्या होता है, कौन बताएगा? Customers look through a catalog or magazine and order by post. Orders can कैटलॉग और मैगजीन में से चीज़ें देख ली, चाहे वो ऑनलाइन Catalog. कैटलॉग था या वो कोई प्रिंटेड कैटलॉग था, और वहाँ से आपने मेल पे ऑर्डर कर दिया फ़ोन के ज़रिए से। Yes, orders can also be often be placed by telephone or internet. ठीक है, लास्ट Internet, e-commerce. ई कॉमर्स, Instead of इंटरनेट। looking at a catalog, customers view the goods on the business's website and then order on the internet or possibly by telephone or mail. Business can sell through other specialist websites. such as यानी eBay कारोबार and ये कोशिश Alibaba. करेगा कि इनमें से हर एक को यूज कर ले, क्यों एक पे फंसे। अगर मैं चाय की पत्ती बना रहा हूँ, बेटा ये शोर इसका रिकॉर्डिंग में जाता है, अगर मैं चाय की पत्ती बना रहा हूँ तो मैं चाय की पत्ती खाली सुपर स्टोर पे क्यों बेचूं? सुपर स्टोर भी बेचूं, सुपर मार्केट में बेचूं, रिटेलर के पास भी जाए, सबके पास जाए, ई पे भी बेच दूं, ई पे से भी अब चाय की पत्ती बिक रही है, आप जाके कहीं से ऑनलाइन खरीद लें चाय की पत्ती। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, वो क्या बातें हैं जो हम ये देखते हैं कि कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिया जा सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो बिजनेस टू बिजनेस है या बिजनेस टू कंज्यूमर है, कितना बड़ा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का साइज क्या है, कितना टेक्निकल है, Even perishable items like पेरिशेबल है, ड्यूरेबल है। तो अब आपको सवाल आपसे ये होगा कि भाई आपका ये प्रोडक्ट जो है इसको आप किस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से लॉन्च करेंगे। पूरा केस बताया जाएगा, उसमें आपको पता होगा आप कितना बनाते हैं, कितने परचेजर्स हैं इसके, क्या ये नेशन वाइड बिकने वाला प्रोडक्ट है या ऐसी कोई निश मार्केट है। तो आपको फैसला करना होगा, इसको मैं मेल ऑर्डर से भेजूँ, इंटरनेट से बेचूँ, ई कॉमर्स से बेचूँ। ई कॉमर्स से बेचने का एक बहुत बड़ा फायदा ये है ना कि आपका सारा सेटअप का कॉस्ट खत्म हो जाती है।
तो वो आपको देखना है कि आपके कस्टमर्स कहाँ, ये सारी तफसील इस आखिरी पेज पे है, पेज नंबर 182 और 183। आपका प्रोडक्ट किस तरह का है, टेक्निकल प्रोडक्ट है, तो फिर आपको बीच में किसी टेक्निकल नॉलेज वाले बंदे को डालना चाहिए, डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं बेचना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो डेली सेल होता है, तो फिर किसी ऐसी जगह बेचना है जहां पे कि वो डेली स्टॉक को मेंटेन कर सके। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है तो फिर ऐसे एरिया में ले आके बेचते हैं जहाँ पे कि एक्सपेंसिव शॉप्स मौजूद हों। पेरिशेबल है तो क्या होगा, अगर कंपेटिटर्स हैं तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, ये फैसले आपको करने हैं। बस आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यही मिलेंगे। तो अब आपको पता चल गया, आपने एक फैक्ट्री लगाई है, छोटी सी मिसाल लेते हैं फिर उसको क्लोज करते हैं। आपने एक फैक्ट्री लगाई है, फैक्ट्री में आप जो है वो कपड़े सी रहे हैं। कपड़ों की जो टाइप है वो ये है कि आपने कुछ कपड़े वो बनाते हैं जो कि जीन्स बल्क में बेची जाती हैं। आपकी कंपनी का लेबल लगता है और बल्क में बिकती हैं और पूरे मुल्क में उसकी डिमांड मौजूद है। उसके अलावा साइड में आपने कुछ एडिशनल विमेन फैशन ब्रांड लॉन्च की है जो एक्सक्लूसिव आप चाहते हैं कि हाई एंड एरियाज में बिके। आप कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, सवाल है। अच्छा पकड़ लें, माइक पकड़ें, अब्दुल्ला भाई से पूछते हैं। आपने कंपनी खोली है, कपड़े बनाती है, उस वो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जीन्स जो कि वाइड उसकी सेल है, पूरे मुल्क में बिकती है और वो बहुत महंगी नहीं है और पसंद की जाती है। और उसके अलावा आपने एक नई फैशन ब्रांड लॉन्च की है जिसमें कि ख़वातीन के आप कुछ फैशनेबल कपड़े हाई एंड बेचते हैं। आपका इन दोनों प्रोडक्ट्स के लिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर टू एजेंट टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे? जीन्स वाले हैं, प्रोड्यूसर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, ओके। अब इस पे आपका जो फैक्टर होगा वो डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है। अगर बिजनेस बहुत बड़ा है ना आपका, तो फिर रिटेलर भी संभाल नहीं पाएगा आपका। लेकिन आपने कहा था कि इतना बड़ा नहीं है, लेकिन और वो तो ये साइज मैं बताऊंगा आपको। अगर मेरे बताया हुआ साइज आपको बहुत बड़ा लग रहा है कि बहुत बड़ा साइज है, तो फिर आप उसमें होलसेलर भी इंक्लूड करेंगे कि होलसेलर आपसे लेगा फिर आगे। अगर इतना बड़ा साइज नहीं है तो रिटेलर को आप डायरेक्ट दे सकते हैं, कंज्यूमर को डायरेक्ट भी देंगे। आप बताएंगे कि दूसरा चैनल भी यूज होगा। एक चैनल है रिटेलर टू होलसेलर, प्रोड्यूसर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। दूसरा चैनल है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर डायरेक्ट ऑनलाइन। अब सभी बेच रहे हैं, जीन्स कौन ऑनलाइन नहीं बेच रहा, सब ऑनलाइन बेच रहे हैं, आप भी ऑनलाइन बेचेंगे। लेकिन अब वो अगर दराज से बेचेंगे तो वो एक रिटेलर आ गया बीच में। डायरेक्ट रिटेलर भी आ गया, अपनी वेबसाइट से ही बेचेंगे। जो मार्केट प्लेसेस हैं उन पर भी बेचेंगे, अपनी वेबसाइट से ही बेचेंगे। तो ये भी एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जो हमारा हाई एंड जो फैशनेबल ब्रांड है वो हम शहर के बड़े बड़े हाई एंड स्टोर्स पे ही रखवाएंगे जहाँ पे के बहुत महंगी चीज़ें ही बिकती हैं और लोग उसको पसंद करते हैं। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगेन डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, आप किन लोगों को बेचना चाहते हैं। बात समझ आती है? यही सवाल इसमें से आता है। चलें यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, फ्रेश हों, वक्त पे खाना खाएं और हेल्दी फूड खाएं, सर रोज़ा रखा और रोज़े में इफ्तार के वक्त जो है वो बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।